चलो आओ यार बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अब हम लोग जो है ना वो आज कर रहे हैं कौन सा पास पेपर। हम लोग कर रहे हैं मार्च 2021। ठीक है, हम लोग मार्च 2021 का पास पेपर कर रहे हैं। सही है। अब पास पेपर करने का तरीका ये है कि मैं हर 5 एमसीक्यू के बाद सबसे चैट बॉक्स पे पूछ लूंगा कि किसी को कोई मसला है तो वो मैं पूछ लूंगा। बाकी जो आसान एमसीक्यू होगा जो मुझे लगता होगा कि यार ये मुझे तुम लोगों को करने देना चाहिए, उसके लिए मैं वक्त भी दूंगा और मैं इंतजार करूंगा। 1 मिनट दूंगा मैं चैट बॉक्स पे, इंतजार करूंगा कि सब अपने अपने आंसर का जवाब दें। ठीक है। अच्छा, क्लास रिकॉर्ड हो रही है इसलिए कोई बोलना नहीं, चैट बॉक्स पे जवाब दे देना। जब मैं पूछूं तो भले फिर बोल लेना, कोई मसला नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब यार ये पास पेपर जो है ना ये फरवरी मार्च 2021 का पास पेपर है। ठीक है। अब इसका पहला सवाल आया है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के ऊपर। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। एन अमेरिकन फैमिली इज चूजिंग बिटवीन 4 हॉलीडे डेस्टिनेशंस इन यूरोप, ईच एट द सेम प्राइस। द टेबल शोज द फैमिलीज ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस फॉर दिस हॉलीडे डेस्टिनेशंस। भाई एक फैमिली है यूरोप के अंदर, वो 4 हॉलीडे डेस्टिनेशंस जो है ना वो अमेरिकन फैमिली वो चूज करना चाह रही है। एक तो पहली प्रेफरेंस ये है कि वो बार्सिलोना चले जाए, उसकी दूसरी प्रेफरेंस ये है कि वो पेरिस चले जाए, उसकी तीसरी प्रेफरेंस ये है कि वो वेनाइस चले जाए और विनिस चले जाए, जो भी है ये, और इसकी थर्ड प्रेफरेंस वापसी यही है कि लंदन चले जाए। ठीक है। अब ये बोल रहा है कि इफ द फैमिली गोज टू बार्सिलोना, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है अगर फैमिली बार्सिलोना जाएगी तो इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी। भाई जाहिर सी बात है, मेरे पास ऑप्शन है कि मैं या तो सो जाऊं, या तो मैं क्लास ले लूं, या तो मैं दोस्तों में बैठ जाऊं। ठीक है। और उसके अलावा या तो मैं क्या कहते हैं खाना खा लूं, यानी कि डिनर कर लूं। ठीक है। तो अब मैंने ना इसको फर्स्ट का है, इसको मैंने सेकंड का, इसको मैंने थर्ड का है। ठीक है। तो अगर मैं स्लीप नहीं करता, अगर मैं सोता हूँ, तो इसी तरीके से अगर ये फैमिली बार्सिलोना जाती है तो इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी। सबसे पहली वाली कि भाई ये क्लास छोड़ देगा। ठीक है। तो अगर ये जो फैमिली है ये अगर बार्सिलोना जाती है तो इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी। ऑब्वियस सी बात है, इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पेरिस होगी। तो इसका आंसर तो सिंपली सी है। और इसमें कुछ ऐसा है भी नहीं कि मैं इसको समझाऊं, बिल्कुल क्लियर कट आंसर है इसका, वन का सर जी। सर लेकिन लंदन और वेनिस भी तो है ना प्रेफरेंस पर, लेकिन तो उसकी प्रेफरेंस एंड क्या है ना, अगली प्रेफरेंस तो उसकी कंसिडर भी नहीं करेंगे। नहीं। ठीक है। अच्छा अब देखो ये वाला एमसीक्यू है ना, ये मैं 1 मिनट दे रहा हूँ, ये वाला सब करो और मुझे चैट बॉक्स पे जवाब दो। मैं वेट कर रहा हूँ, फिर मैं तुम लोगों को करवाऊंगा कि इसको करने का आसान तरीका क्या होता है। ठीक है अरीशा, देख लेता हूँ मैं आंसर क्या, बता देता हूँ, कोई मसला नहीं है। अच्छा भाई, एक आंसर आ गया है सी। ठीक है। अच्छा अब देखो यार, जिसने आंसर ए करा था, सी करा था, डी करा था, ये सारे गलत हैं। ठीक है। अब मैं इसको करने का आसान तरीका बता दूं, जिसने बी बोला है उसका आंसर सही है। अच्छा अब देखो डायग्राम क्या बोल रहा है, द डायग्राम शोज टू प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व फॉर एन इकोनॉमी। ठीक है। मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ, मैंने पहले वाले को अज्यूम कर लिया है कि ये ए और बी है, और ये जो दूसरा वाला पीपीसी का कर्व है ये सी और डी है। ठीक है। अच्छा अब ये क्या बोल रहा है, विच कॉम्बिनेशन ऑफ मूवमेंट्स करेक्टली इलस्ट्रेट दीज चेंजेस इन प्रोडक्शन। ठीक है। अब क्या क्या मूवमेंट हो रही है हम ये देखते हैं भाई। अब है ना, एक है शॉर्ट रन इकोनॉमिक ग्रोथ, एक है लॉन्ग रन, और एक नो इकोनॉमिक ग्रोथ है। ठीक है। अच्छा अब देखो, नो इकोनॉमिक ग्रोथ का तो सिंपली हम सबको मतलब पता है कि नो शिफ्ट इन पीपीसी। जब पीपीसी के अंदर शिफ्ट नहीं होता है तो उसका मतलब होता है कि नो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। ठीक है। और लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है कि वो पीपीसी के शिफ्ट होने की वजह से आती है। और शॉर्ट रन इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या है, शॉर्ट रन इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब ये है कि आपका जो है ना वो एक्चुअल बढ़ के पोटेंशियल पे
पहुंचा होगा, आपका एक्चुअल बढ़ रहा होगा, क्या होगा, आपका एक्चुअल जो है ना वो इंक्रीज हो रहा होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से पढ़ना शुरू करता हूँ क्योंकि ये सबसे आसान ऑप्शन है मुझे आंसर सही पकड़ने के लिए। अच्छा, नो इकोनॉमिक ग्रोथ, पहला ऑप्शन है M to N। M से N पे अगर मैं जाता हूँ तो मेरा PPC तो शिफ्ट हो रहा है ना, तो इसका मतलब है कि ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, तो ये वाला तो पहले ही कट गया, ए भी कट गया। अगला पढ़ते हैं L to M। भाई अगर ये L to M जाता है तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ थोड़ी है, इसने तो एक गुट की प्रोडक्शन बढ़ा दी है, तो आंसर हो सकता है बी वाला। सी वाला भी सेम है, तो आंसर एक बात पता चल गई, बी या सी में से है। अच्छा, अब डी भी पढ़ते हैं, K to L। यार K to L का मतलब है कि ये एक्चुअल बढ़ के पोटेंशियल की तरफ जा रहा है, तो इसमें भी नो इकोनॉमिक ग्रोथ का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो हमें एक बात पता चल गई, ना आंसर ए है ना डी है, या तो आंसर बी है या तो सी है। ठीक है, अच्छा अब मैं जाता हूँ लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर। इकोनॉमिक ग्रोथ कब आती है भाई, जब पीपीसी शिफ्ट होता है। पीपीसी बी और सी में देखते हैं, एम टू एन, एम टू एन शिफ्ट हो रहा है, हाँ शिफ्ट हो रहा है, लेकिन तुम लोगों के लिए के टू एल भी पढ़ लेता हूँ। के टू एल देखो एक्चुअल बढ़ रहा है। ठीक है, तो साफ साफ यहाँ तक बात प्रूव हो गई है कि आंसर इसका बी है। आई होप अरीशा आपने सी बोला था, आपको क्लियर होगा कि सी क्यों नहीं है। और शॉर्ट रन में इकोनॉमिक ग्रोथ के टू एल है, एक्चुअल बढ़ रहा है, पोटेंशियल की तरफ जा रहा है। ठीक है, अच्छा अब मैं जा रहा हूँ थ्री के ऊपर। अब देखो यार, थ्री वाला है ना ये थोड़ा सा, अब है ना देखो थ्योरी बीच बीच में आती रहेगी, सही है। जैसे कल एक सवाल आया था कि पीईएस के बारे में आया था, तो उसका था कि भाई वो जो है ना वो शॉर्ट रन वगैरह के बारे में मैंने बताया था, तो वैसे छोटे छोटे पॉइंटर से ये बना लो। अब ये बोल रहा है व्हाट डिस्टिंग्विशेस द वेरी लॉन्ग रन फ्रॉम द वेरी लॉन्ग रन। सही है, अब इसका आंसर सिंपली ये है कि जब आपके पास एबिलिटी हो कि आप अपनी टेक्नोलॉजी के स्टेट को चेंज कर सको ना, तो आप लॉन्ग रन से वेरी लॉन्ग रन में चले जाओगे भाई। जैसे अगर पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर कंट्री बन जाती है, तो उसके पास इतनी पावर होगी कि वो अपने लॉन्ग रन को चेंज कर सकेगा। जैसे लोग उस कंट्री से डरेंगे ना, तो ये पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो लॉन्ग रन से लॉन्ग रन को डिस्टिंग्विश करेगी। ठीक है, तो ये भी बहुत ईजी है। बाकी ये फोर वाला जो है ना ये पॉजिटिव स्टेटमेंट सर है। जी, सर ये थ्री में वेरी लॉन्ग रन जो होता है उसमें गवर्नमेंट पॉलिसीज कांस्टेंट नहीं होती ना, वेरिएबल होती हैं, जी, जी और बिल्कुल। लॉन्ग रन में कांस्टेंट होती हैं, तो ये भी तो एक फर्क है। तो हम सी क्यों नहीं कर सकते? देखो इसके अंदर उसने कहीं पे भी मार्केट फेलियर की बात नहीं करी, उसने बोला है कि लॉन्ग रन के अंदर क्या फर्क आता है। ठीक है, अच्छा ठीक है। सही है। अच्छा ए क्यों नहीं होगा भाई, रिसोर्स के एलोकेशन चेंज होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमने पीपीसी में अरीशा पढ़ा है कि कैपिटल इंटेंसिव से हम लोग लेबर से कैपिटल इंटेंसिव पे शिफ्ट हो जाते हैं, या फिर कंज्यूमर गुड्स से कैपिटल गुड्स पे चले जाते हैं, तो वो तो उसमें आ जाएगा। सही है, और ये तो शॉर्ट रन में होता है ना, लॉन्ग रन में तो इकोनॉमिक ग्रोथ आती है, पीपीसी शिफ्ट होता है। ठीक है जी, अच्छा फिर ये फोर्थ वाला है पॉजिटिव स्टेटमेंट का। ये वाला मैंने बताया था कि मैं जब पॉजिटिव नॉर्मेटिव स्टेटमेंट के मेरे पास टॉपिकल एमसीक्यूज हैं, मैं उसी में ये वाला कवर कराऊंगा। ठीक है, तो अब मैं जा रहा हूँ फाइव वाले के ऊपर। मैं फाइव वाले के लिए 50 सेकंड दे रहा हूँ, फटाफट से इसका आंसर बता दो, तुम सबको पता है। जो मैंने वापसी वही बात करूंगा, जो सवाल गौर से पड़ेगा उसका आंसर सही होगा। सर फोर क्या है? फोर पॉजिटिव और नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है, वो मैं टॉपिकल एमसीक्यूज में कराऊंगा। ठीक है, अच्छा अब मैं फिफ्थ वाले आंसर का वेट कर रहा हूँ। मुझे है ना युशरा का आंसर नहीं आ रहा, हम्माद का भी जवाब नहीं आ रहा चैट पे, वरीशा का भी नहीं आ रहा, अमीमा का भी नहीं आ रहा, अली का भी नहीं आ रहा। इस फोर ए डी, डी सही है, डी वाले सही है, जिसने ए बोला है वो ए गलत है, उसकी वजह मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 का डी क्यों है और ए क्यों नहीं है। अच्छा अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है व्हाट वुड नॉट। सर ये बी में इनकम सर जी, बी में इनकम इफेक्ट की बात हो रही है, इसके जो पार्ट बी है। इसमें 5 के, जी जी बिल्कुल। हाँ अच्छा हो गया। ठीक है, अच्छा अब देखो सवाल बोल रहा है व्हाट वुड नॉट कॉज अ शिफ्ट इन एन इंडिविजुअल्स डिमांड कर्व। तो हम सबको पता है कि भाई हमारा जो डिमांड कर्व है ना वो कितनी वजह से शिफ्ट मारता है। वो शिफ्ट किन किन वजह से मारता है भाई, हमारा डिमांड कर्व है ना, एडवर्टाइजमेंट अगर अच्छी होगी तो शिफ्ट मारेगा। सही है, हमारा डिमांड कर्व अगर लोगों की इनकम बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी उससे भी शिफ्ट मारता है। और अगर कंज्यूमर का टेस्ट पैटर्न चेंज हो जाता है तो उससे भी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है और कम हो जाती है। ठीक है, क्योंकि डिमांड कर्व के शिफ्ट के अंदर प्राइस क्या होती है आपकी, कांस्टेंट होती है। ठीक है,
तो आपको साफ साफ एक बात पता चल गई है कि डिमांड कर्व के शिफ्ट होने के 3 रीजन है, एक एक्सपेंडिचर, एक इनकम और एक टेस्ट, ठीक है। और इसने बोला है कि ऐसा कौन सा रीजन है जो शिफ्ट नहीं लेके आएगा। तो अगर प्राइस बढ़ती है, प्राइस के अंदर चेंज आता है, यानी कि अगर प्राइस बढ़ती है या प्राइस कम होती है तो उससे तो क्वांटिटी डिमांड के ऊपर इफेक्ट आता है। याद करो डिमांड कर्व के अंदर मूवमेंट होती थी अलोंग द डिमांड कर्व। डिमांड कर्व का शिफ्ट तो अदर फैक्टर की वजह से होता था ना। तो आंसर बिल्कुल, तो आंसर ए बी सी गलत हो गया, ठीक है। सही है। आई होप अमीमा आपको क्लियर होगा कि आपका आंसर ए क्यों गलत है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आ रहा हूँ सिक्स्थ वाले के ऊपर, ठीक है। अब यार देखो सिक्स्थ वाला बहुत इजी है, नॉट 5, ठीक है। अच्छा अब देखो यार सिक्स्थ वाला बहुत इजी है। सिक्स्थ वाले के लिए मैं तुम लोगों को 1 मिनट दे रहा हूँ, फटाफट से करके बता दो, तुम लोगों को ये आता है। इक्विलिब्रियम प्राइस ओपी है, ये इक्विलिब्रियम है ओपी, ओ और पी, ठीक है। और ये बोल रहा है अगर गवर्नमेंट मैक्सिमम प्राइस लगाती है बिलो द इक्विलिब्रियम ताकि गुड्स अफोर्डेबल हो कंज्यूमर के लिए, जाओ मैंने हिंट दे दी। अब वो बोल रहा है इसका रिजल्ट क्या होगा। चारों ऑप्शन लगा के देखो, कोई एक लग जाएगा और आई होप सबका ही क्लियर होगा। मैं वेट कर रहा हूँ, फटाफट से करो। मुस्तफ़ा का जवाब नहीं आ रहा चैट पे, हमजा का नहीं आ रहा, अली का नहीं आ रहा, डी बिल्कुल, जिसने भी डी आंसर मार्क करा है वो सही है, जिसका ए बी सी है वो भी बताओ, तो मैं उनको बताऊं कि ए बी सी क्यों नहीं है। डी, डी वाले सारे सही हैं। बिल्कुल। अच्छा अब देखो भाई, ये डिमांड है और ये आपकी सप्लाई है। जहाँ पे ये दोनों मीट होता है वो आपका इक्विलिब्रियम होता है, ये आर आपका इक्विलिब्रियम है, इधर ये प्राइस पी है और ये क्वांटिटी एम है, ठीक है। गवर्नमेंट ने क्या करा है, गवर्नमेंट ने मैक्सिमम प्राइस लगा दी है, बिलो द इक्विलिब्रियम लगती है। जब वो लगेगी तो आपकी प्राइस P1 हो जाएगी, आपकी क्वांटिटी डिमांड QD हो जाएगी और आपकी क्वांटिटी सप्लाइड QS हो जाएगी, ठीक है। मैं इधर लिख देता हूँ, क्वांटिटी डिमांड QD हो जाएगी, क्वांटिटी सप्लाइड QS हो जाएगी, यानी कि L और N हो जाएगी, ठीक है। अब ये बोल रहा है व्हाट विल हैपन एज अ रिजल्ट, फार्मर अ रिडक्शन इन फार्मर्स रेवेन्यू इक्वल टू PRSP1। क्या बोल रहा है, फार्मर का रेवेन्यू PRSP1 से रिड्यूस हो जाएगा इक्वल अमाउंट से। नहीं भाई, फार्मर का रेवेन्यू कम हो जाएगा, सही है। इक्वल का कहीं पे भी जिक्र नहीं करा उसने। एक्सपेंडिचर ऑन शुगर विल बी इक्वल टू PRMO। PRMO भाई, पहले कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर क्या होता था, ये OPR और M, मैक्सिमम प्राइस लगने के बाद कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर हो गया OP1SQD। तो ये कहाँ से इक्वल हो गया, हो ही नहीं सकता, ठीक है। फार्मर्स रेवेन्यू वुड बी P1UNO। क्या होगा, फार्मर का रेवेन्यू P1UN और O, यानी कि वो ये वाला बॉक्स बोल रहा है। और आप सबको पता है कि क्वांटिटी कौन सी वाली कंज्यूमर खरीद रहा होता है, क्वांटिटी डिमांड QD खरीद रहा होता है। तो आपका रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होगा, आपका रेवेन्यू का फॉर्मूला होगा, टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी। और प्राइस आप सबको पता है OP1 चार्ज हो रही है और क्वांटिटी SQD बिक रही है, SL बिक रही है, ठीक है। ये वाली क्वांटिटी सेल हो रही है, ये वाली प्राइस चार्ज हो रही है। तो आपका रेवेन्यू का एरिया भी गलत है, ठीक है। फिर आता है प्रोड्यूसर सरप्लस। प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है, विलिंगनेस और एक्चुअल का डिफरेंस। ये मिनिमम प्राइस जो है ना प्रोड्यूसर की, ये रेडी टू एक्सेप्ट है, कौन सी वाली, ये P2 वाली। और एक्चुअल में वो कौन सी प्राइस चार्ज कर रहा है, ए प्राइस चार्ज कर रहा है। तो आपका प्रोड्यूसर सरप्लस का एरिया क्या हो गया, P1 P2 S, P1 P2 और S। तो आंसर डी है, ठीक है। आई होप सबको ये वाला भी आंसर क्लियर होगा, सही है सर जी। सर ऑप्शन ए इसलिए गलत है क्योंकि फार्मर का रेवेन्यू OP1SL है ना। जी और बिल्कुल, हम जो मैक्सिमम प्राइस है वो कंज्यूमर के लिए लगाते हैं, सही है। इट हैज नथिंग टू डू विद फार्मर, सही है, ठीक है। अब मैं 7 पे जा रहा हूँ। अच्छा ये 7 वाला है ना, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, तो ये मैं ही करवा देता हूँ। अच्छा अब देखो भाई, प्राइस, ये ईयर 1 है और ये ईयर 2 है, ठीक है। ईयर 1 में प्राइस 50 थी, 10,000 थी। ईयर 2 में प्राइस 60 हुई, 12,000 हुई, यानी कि प्राइस भी बढ़ रही है और क्वांटिटी भी बढ़ रही है, ठीक है। अब देखो, मुझे तो डायरेक्ट आंसर पता है तो मैं डायरेक्ट आंसर पे जा रहा हूँ। अब है ना, फॉर एग्जांपल सब्स्टिट्यूट है कोक और पेप्सी। क्या है भाई, सब्स्टिट्यूट क्या है, कोक एंड
पेप्सी। ठीक है भाई। अब फॉर एग्जांपल कोक की प्राइस है ना वो इंक्रीज हो गई, क्या हो गई, कोक की प्राइस इंक्रीज हुई, तो कोक की क्वांटिटी डिमांड लोगों ने कम कर दी और लोग पेप्सी पे शिफ्ट हुए, तो पेप्सी की डिमांड क्या हो गई, पेप्सी की डिमांड बढ़ गई। और पेप्सी क्या है भाई, पेप्सी आपका सब्स्टिट्यूट है। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, हम सब ने ये बात पढ़ी है कि भाई जब किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो वो चीज मार्केट में क्या हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है। तो जब डिमांड बढ़ेगी तो शॉर्टेज होगी और जो भी चीज शॉर्ट होती है वो महंगी हो जाती है। तो देखो भाई, अगर सब्स्टिट्यूट की प्राइस बढ़ती है, अगर कोक की प्राइस बढ़ती है तो उससे क्वांटिटी भी बढ़ रही है और प्राइस भी बढ़ रही है उसके सब्स्टिट्यूट गुड की, किसकी, पेप्सी की। ठीक है। तो ये मैं अपने डायग्राम के थ्रू भी दिखा सकता हूँ आप लोगों को, किसके थ्रू, डायग्राम के थ्रू। बोलते हो तो ये देख लो डायग्राम के थ्रू। ये आपकी हो गई प्राइस और क्वांटिटी डिमांड। और एक सेकंड, ये हो गई आपकी प्राइस और क्वांटिटी डिमांड, और ये आपकी डिमांड फॉर पेप्सी बढ़ गई। देखो भाई, ये डिमांड फॉर पेप्सी डी से D1 पे इंक्रीज हो जाएगी। एक सेकंड, ये डिमांड फॉर पेप्सी डी से D1 पे इंक्रीज हो जाएगी सेम प्राइस पे। क्यों, क्योंकि प्राइस जब बढ़ी थी तो कंज्यूमर ने क्वांटिटी डिमांड कम कर दी थी। देखो, कोक की प्राइस P से P1 पे इंक्रीज हुई तो कोक की क्वांटिटी Q से Q1 पे कम हो गई और उसने पेप्सी पे शिफ्ट मारा तो पेप्सी की डिमांड बढ़ गई। ठीक है। और डिमांड बढ़ती है तो शॉर्टेज होती है और प्राइस बढ़ जाती है। तो इसका आंसर है 7 का बी। बोलो किसी को कोई मसला। आई होप सबको ये वाला भी क्लियर होगा। ठीक है। अच्छा, अब यार 8 वाला और 9 वाला ये दोनों आप लोगों को आते हैं। मैं वेट कर रहा हूँ, फटाफट से मुझे 8 और 9 का आंसर भेजो चैट पे। 8 का तो सबको पता है, डायरेक्ट है, बिल्कुल डायरेक्ट आंसर है, रटी रटाई डेफिनेशन है बिल्कुल मुस्तफा। 8 का बी है। और 9 का देख लेते हैं। 8 का बी है, 8 का बी, 9 का सी। सब यही बोल रहे हैं 8 का बी है। 8 में तो कुछ डिस्कशन की जरूरत नहीं है। ठीक है। 9 का सी, 9 का सी। वरीशा और अरीशा का जवाब भी नहीं आ रहा, हम्माद का भी जवाब नहीं आ रहा, और कौन है भाई, युशरा का भी जवाब नहीं आ रहा। सर कौन सा वाला करना है? 8 और 9 कहाँ चली गई थी। अच्छा, मैं 8 अब करवा रहा हूँ। अच्छा यार, 8 का तो हम सबको आंसर पता है। 8 का आंसर क्या होता है भाई, 8 का आंसर होता है कंज्यूमर सरप्लस। कैसे आएगा भाई, कंज्यूमर सरप्लस विलिंगनेस और एबिलिटी का डिफरेंस होता है। व्हेन अ कंज्यूमर पेज लेस देन दे आर विलिंग टू पे फॉर अ गुड। भाई क्या होता है, विलिंगनेस और एबिलिटी का डिफरेंस होता है। ये मेरा नॉर्मल डिमांड कर्व है, ये मेरी प्राइस है, ये मेरी क्वांटिटी है। ठीक है। अब देखते जाओ भाई, ये डिमांड कर्व, ये पॉइंट ए, ये प्राइस पी, ये क्वांटिटी क्यू। ये जो ए है ना ये मेरी विलिंगनेस है, और ये जो प्राइस पी है ये मैं एक्चुअल में पे करना चाह रहा हूँ। तो कंज्यूमर सरप्लस एक्चुअल और विलिंगनेस का डिफरेंस होता है कि भाई वो एक्चुअल में पे कम करना चाह रहा है और उसकी विलिंगनेस बहुत ज़्यादा है। तो 8 का तो आंसर सिंपली बी हो गया। ठीक है। अब 7 का बोला, मैन्युफैक्चर रिड्यूसेस द प्राइसेस ऑफ इट्स गुड्स आफ्टर डेवलपिंग अ मोर एफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। एफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का मतलब है कि उसकी सप्लाई जो है ना वो बढ़ गई थी। क्या हो गई थी, उसके प्रोडक्ट की सप्लाई बढ़ गई थी। ठीक है। तो अब हमने जब इतनी लाइन पढ़ी ना तो हमें एक बात पता चल गई कि भाई आंसर या तो सी है या तो डी है, ए और बी तो डायरेक्ट हट गया। ठीक है। अब जब सप्लाई बढ़ती है ना तो मार्केट में प्रोडक्ट किस में होता है, मार्केट में प्रोडक्ट जो है ना वो आपका सरप्लस में होता है, और जब भी कोई चीज सरप्लस में होती है तो उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। तो जिसने 9 का सी बोला था उसका आंसर बिल्कुल सही है। और अगर किसी को ये बात डायग्राम के थ्रू भी देखनी है तो वो डायग्राम के थ्रू भी देख ले भाई। ये सप्लाई एस से S1 पे गई तो आपकी देखो प्राइस पी से P1 पे कम हो गई और क्वांटिटी भी क्यू से Q1 पे इंक्रीज हो गई। ठीक है। तो आई होप सबको 9 वाला भी क्लियर होगा। सही, प्राइस P से P1 पे कम हो गई, क्वांटिटी Q से Q1 पे
एक्सटेंड हो गई, ठीक है। अच्छा 10 वाला भी तुम लोगों को आता है, फौरन से आंसर मार्क कर लो, इसमें वेस्ट करने का टाइम ही नहीं है। 10 का डी, 10 का डी 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 डी, शाबाश शाबाश शाबाश, सही है। देखो 10 का डी है, सबको पता है, मैंने पीएस पढ़ाते हुए भी बताया था कि वो गुड जिसको हम कम स्टोर कर सकते हैं, जिसके अंदर लेस रिसोर्सेज अवेलेबल होती हैं, उसकी डिमांड इनइलास्टिक होती है, और पेरिशेबल आइटम में ज़्यादा होता है, फूड आइटम वगैरह में, ठीक है। तो 10 का डीएस में कोई डिस्कशन की जरूरत नहीं है, सही। अच्छा अब यार ये 11 वाला है ना, ये जिसने दिमाग इस्तेमाल करा ना और सही से लाइन पढ़ी वो ये कर लेगा। 11 का भी मैं वेट कर रहा हूँ, फिर मैं करा दूंगा। इलेवन करो 11। इलेवन। अच्छा यार देखो, अब 11 का आंसर जिसने डी बताया है ना, उसने बिल्कुल सही बताया है, और अरीशा आपने सी बताया, तो मैं सी बता देता हूँ क्यों गलत है, ठीक है। और किसी ने कुछ और आंसर बोला है तो वो भी बता दो, तो मैं एक साथ ही बता दूँ फिर। अच्छा आप देखो, ये बोला द डायग्राम शोज द इनिशियल डिमांड एंड सप्लाई कर्व फॉर स्टील इन द यूरोपियन यूनियन इन 2018 यूरोपियन स्टील फर्म्स एक्सपीरियंस राइजिंग एनर्जी प्राइसेस, ठीक है। उसने क्या बोला है कि भाई एनर्जी प्राइसेस जो है ना वो स्टील फर्म्स की बढ़ गई थी, फर्म्स की प्राइसेस बढ़ गई थी, ठीक है। तो अब एक बात मुझे बताओ कि यार जब प्राइस बढ़ती है तो एक तो डिमांड बढ़ेगी, तो उसकी वजह से प्राइस बढ़ जाएगी, ठीक है। डिमांड कम होगी तो उसकी वजह से तो प्राइस है ना वो कम हो जाएगी। डिमांड अगर कम हो रही है D1 से D2 पे, तो उसकी वजह से तो प्राइस कम हो जाएगी। तो आंसर बी तो एलिमिनेट हो गया। और अगर सी वाले पे भी जाता हूँ, अगर सप्लाई बढ़ती है तो सप्लाई के बढ़ने से भी प्राइस कम हो जाती है। तो आंसर बी और सी तो है ना एलिमिनेट हो गया सीधा सीधा। अब या तो आंसर ए है या तो आंसर डी है, ठीक है। अब देखो मैंने कल के पास पेपर में भी कराया था कि एक इनविजिबल हैंड इन्वॉल्व होता है, जिसको हम लोग डिमांड कर्व कहते हैं, और जिसकी वजह से प्राइस बढ़ती है। अब अगर ये सप्लाई S1 से S2 पे गई है तो ये क्यों गई होगी भाई, उसकी एक वजह है। उसकी वजह क्या है कि भाई जब सप्लाई S1 से S2 पे गई है, देखो भाई सप्लाई जब S1 से S2 पे गई है तो आपकी प्राइस बढ़ गई है, और जब प्राइस बढ़ती है ना तो क्वांटिटी डिमांड कम होती है, ठीक है। क्या बताया मैंने, जब प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांड कम होती है और कंज्यूमर रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। इसलिए मूवमेंट अलोंग दी डिमांड कर्व आ रहा है। तो आई होप अब सबको 11 वाला भी क्लियर होगा, ठीक है भाई। अच्छा अब यार ये 12 वाला बहुत ईजी है, 12 वाला भी बता दो फटाफट, ये तुम लोगों को आता है। 12D बिल्कुल सही। याद करो तुम लोगों को एक चीज मैं पढ़ाता था कि अगर गवर्नमेंट को इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है तो वो एंड वाली जो चीजें हैं वो बाय कर लेती थी, क्या सर करती ये पीईएस इसमें आ रहा है, जी। पीईएस भी इसमें ही आ रहा है ना, इसमें भी। ये जो है ना ये मैक्सिमम प्राइस वाला सवाल है। अच्छा सोचो सोचो। अच्छा अब देखो यार 12 का मैं बता देता हूँ। 12 का आंसर है ना सिंपली डी है। उसकी वजह सुन लो भाई, इसने बोला था कि है ना वो इक्विलिब्रियम प्राइस 40 पे, प्राइस पी पे 40 क्वांटिटी सप्लाई कर रहा था, लेकिन ड्राउट आने की वजह से उसकी सप्लाई है ना फॉल होकर 20 हो गई। यानी कि वो कितनी सप्लाई कर रहा है, वो 20 सप्लाई कर रहा है। अब वो बोल रहा है इसको वापसी अपनी क्वांटिटी है ना 40 पे मेंटेन करनी है, तो वो उसके लिए क्या करेगा।
वो ये कर दे कि भाई वो लोगों को एग्जिस्टिंग स्टॉक्स दे दे और वो अपनी सप्लाई को बढ़ा दे। एक तरीका ये है। अगर सब्सिडी दे रहा होता तो डायग्राम में कहीं सप्लाई का शिफ्ट होता, तो ये गलत हो गया। अगर इनडायरेक्ट टैक्स लगा था तो भी सप्लाई का शिफ्ट हो गया, तो ए और बी तो गलत हो गया। सी ये है कि वो सप्लाईज को 40 मिलियन टन से बढ़ा देगा तो वो 60 पे पहुंच जाएगा। तो आंसर सिंपली इसका डी बनता है। ठीक है। अच्छा 13 वाला फौरन से मार्क करो, 1 सेकंड के अंदर, बिना वक्त जाया करें। व्हाट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द पीडी? पीडी का फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। उल्टा बता दिया वरीशा। ठीक है, मुफ्त का 1 नंबर छोड़ दिया आपने। सही है, आगे जा रहा हूं मैं। 13 की गलती पता चल गई। अच्छा 14 वाला क्या है? आफ्टर अ सीरीज ऑफ पुअर हार्वेस्ट अ गवर्नमेंट इम्पोजेस एन इफेक्टिव मैक्सिमम प्राइस ऑन सीरियल्स, व्हाट विल बी अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस? तुम सबको मैंने पढ़ाया है कि मैक्सिमम प्राइस करते हैं तो कुछ लोग होते हैं जो डैश होते हैं, वो क्या करते हैं? ब्लैक मार्केट करते हैं। ब्लैक मार्केट का लफ्ज क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा ना। अगर गवर्नमेंट इफेक्टिव मैक्सिमम प्राइस लगाएगी तो ब्लैक मार्केट क्या हो जाएगी? खत्म होगी? नहीं हो सकती ब्लैक मार्केट कभी भी खत्म, ये याद रखना हमेशा। क्योंकि कुछ लोग जो है ना वो चुपचाप से माल को स्टोर करेंगे। तो ये आंसर तो गलत हो गया। ठीक है। अच्छा रिच और पुअर दोनों सेम चीज सेटिस्फाई नहीं कर सकेंगे। रेशनिंग वुड बी नेसेसरी। याद करो मैंने तुम लोगों को बताया था कि मैक्सिमम प्राइस को अगर हमें सॉल्व करना होता था तो गवर्नमेंट के पास 2 पॉलिसी होती थी। एक तो वो सब्सिडी दे देता था, या तो फिर वो रेशनिंग कर लेता था, या तो फिर वो प्राइस मैकेनिज्म के ऊपर कहानी छोड़ देता था। ये कहीं अपने पास साइड पे लिख लो। मैक्सिमम प्राइस को सॉल्व करने की 3 टेक्निक्स हैं। एक सब्सिडी दे दो, या तो फिर एक प्राइस रेशनिंग कर दो, ठीक है, या तो फिर उसके अलावा प्राइस मैकेनिज्म के ऊपर कहानी छोड़ दो। ये लिख लेना, अपने पास काम आएगी ये बात। तो इसका आंसर तो सिंपली सी है। ठीक है। अच्छा 15 ट्रांसफर पेमेंट क्या होती है? याद करो, ट्रांसफर पेमेंट मैंने बताया तुम्हें उन लोगों को दी जाती है जो अनएम्प्लॉयड होते हैं। इसमें से अनएम्प्लॉयड कौन है? द पेमेंट मेड टू अ रिटायर्ड पर्सन। आंसर इज सी फॉर कैट 15 का। ठीक है, वक्त जाया नहीं कर रहा, आगे जा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सबका आंसर सही है। 16 वाला भी बहुत ईजी है, जल्दी से बताओ। The government redistributes income by raising the top rate of income tax and using the money raised to finance additional benefit to students and the unemployed. Under which condition will total spending in the economy increase the most? भाई अगर वो इनकम टैक्स ज्यादा लगाता है तो इसका मतलब है कि उन लोगों के ऊपर लगाएगा जिनकी इनकम ज्यादा होती है। ऐसे कौन से इनकम टैक्स वाले होते हैं? वाईडी में ऐसी कौन सी साइन होती है जिसके अंदर लोगों के पास इनकम ज्यादा होती है तो वो खर्चा ज्यादा करते हैं? ग्रेटर देन 1 याद है? वाईडी नॉर्मल गुड होता था, लोगों के पास इनकम ज्यादा होती थी, ब्रांडेड कार्ड्स लेते थे। तो एक बात तो मुझे पता चल गया कि आंसर जो है ना वो आपका या तो बी होगा या तो सी होगा, इसमें से कोई एक आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा आंसर? या तो बी होगा या तो सी होगा। ठीक है। और उसके अलावा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ स्टूडेंट्स एंड द अनएम्प्लॉयड, क्या करें आंसर भाई? 16, रुको मैं चैट पे देखूं। सी सी सी, सबने सी बोला है भाई। सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा यार मुस्तफा, आपने सी बोला है, उसका मुझे रीजन जरा दे दोगे? सबको बता दोगे यार? मुंह से बोल लो, कोई मसला नहीं है भाई। सर क्योंकि वाईडी में है आगे। अच्छा यार अब जल्दी से ये वाला देख लो। अच्छा ये बोल रहा है अ गवर्नमेंट विशेस टू इंक्रीज हाँ। ऑफ हाउसेस, एक सेकंड में वापसी आ रहा हूँ उस पर। अ गवर्नमेंट विशेस टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ हाउसेस, इट पेज अ सब्सिडी टू ब्रिक मैन्युफैक्चरर्स टू इंक्रीज सप्लाई फ्रॉम S2 बोले S1 से S2 को उसने सप्लाई बढ़ाने के लिए सब्सिडी दे दी। द डायग्राम शोज द सप्लाई एंड डिमांड फॉर ब्रिक्स, which size of subsidy per unit is required to increase supply from S to S2?
दो सप्लाई कर्व का वर्टिकल डिस्टेंस, दो सप्लाई कर्व का वर्टिकल डिस्टेंस क्या होता है पर यूनिट सब्सिडी? P3 से P1 का वर्टिकल डिस्टेंस। आंसर इज C फॉर कैट। सबका सही है, आई नो। ठीक है, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। सर वापस रिपीट कर दे ये वाला। ये वाला ये है कि भाई बोल रहा है पर यूनिट सब्सिडी का एरिया बताओ, साइज बताओ, एरिया बताओ। दो सप्लाई कर्व का वर्टिकल डिस्टेंस देखो मार्क हुआ हुआ है, S1 से S2 का वर्टिकल डिफरेंस क्या है? ये P3 और P1। ये वाला जो एरिया होगा ये सब्सिडी का होगा ना। ठीक है जी। अच्छा, सर हाँ पूछो पूछो। सर ये क्वेश्चन 16 नहीं समझ आया, आप दोबारा बता दें। वो मैं वापसी आ रहा हूँ उस पर, सबर। अच्छा, फिर इसके बाद है व्हाई इज नेशनल डिफेंस प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। ये भी सबको पता है। स्ट्रीट लाइट गवर्नमेंट क्यों प्रोवाइड करता है? डिफेंस क्यों प्रोवाइड करता है? जल्दी, स्ट्रीट लाइट के सामने लिखा हुआ आंसर 18। जल्दी जल्दी चैट पे जल्दी। बिल्कुल सबने बी बोला है, बिल्कुल सही है। इनफिनिट इज नॉन एक्सक्लूडेबल एंड नॉन राइवल, सही है। पब्लिक गुड के क्या फीचर होते सर हैं? डी क्यों नहीं हो सकता? कौन सा? डी। डी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि पब्लिक प्राइवेट सेक्टर जो है वो हर चीज के लिए पैसे चार्ज करता है। आर्मी को जो चीज मिलती है वो फ्री में मिलती है ना, गन्स वगैरह, वो कोई आम प्रोड्यूसर तो प्रोवाइड नहीं करता। ठीक है, हमारे टैक्सेस के थ्रू जाता है, तो वो पब्लिक गुड का सर तो यही तो डी में लिखा हुआ है कि क्योंकि प्राइवेट सेक्टर चार्ज करेगा तो फिर इसलिए गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। हाँ, लेकिन फीचर्स भी तो हमें तो देखने। डी अच्छा ठीक है। ठीक है, नॉन राइवल होता था एक, नॉन एक्सक्लूडेबल होता था, और एक नॉन रिजेक्टेबल होता था। ठीक है, अभी इंतजार क्या करो, 19 वाला करो फटाफट। विच स्टेटमेंट अबाउट राइज इन जनरल प्राइस लेवल इन अ कंट्री इज करेक्ट? ये भी तुम सबको पता है। इन्फ्लेशन के कुछ फायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं। क्या होता है भाई? बोरोवर को फायदा होता है, लेंडर को नुकसान होता है। ठीक है, तो कोई विनर होता है, कोई लूजर होता है। 19 का भी ए स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है। ठीक है, सर डी क्यों नहीं? इट मस्ट मेक द एवरेज सिटीजन पुअर। अगर यार प्राइस लेवल बढ़ेगा तो एवरेज सिटीजन पुअर होगा, बात आपकी सही है। लेकिन ये बोल रहा है कि भाई ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो सबसे ज्यादा करेक्ट है? भाई इन्फ्लेशन से सिर्फ एवरेज सिटीजन के ऊपर थोड़ी इफेक्ट आएगा, प्रोड्यूसर के ऊपर भी इफेक्ट आता है। सही है, तो बहुत सारे लोगों के ऊपर सर तो ये विनर्स और लूजर्स का क्या मतलब? भाई जैसे मैंने लेंडर बोरोवर कराया था कि बोरोवर के लिए तो फायदा है, उसको पैसा मिल गया, लेकिन जब बोरोवर को जब वापसी पैसा मिलेगा, जिसने बोरो करा हुआ है लोगों से, जब वो उसको पैसे वापसी करेगा तो उसकी वैल्यू ऑफ मनी तो खराब होगी ना। तो एक बंदा विनर है, एक बंदा लूजर है। एक को पैसे मिल गए, दूसरे का नुकसान ओके हो गया। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब ये बोल रहा है कंट्रीज टर्म्स ऑफ ट्रेड चेंज फ्रॉम 100 टू 95। 100 से 95 चला गया है, यानी कि इसका टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या हो गया? इसका टर्म्स ऑफ ट्रेड वर्सन हो गया है। और हम सबको एक बात पता है कि टर्म्स ऑफ ट्रेड वर्सन होने की मतलब होता था कि एक्सपोर्ट की प्राइस कम है और इंपोर्ट की प्राइस ज्यादा है। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है व्हाट इज मोस्ट लाइकली, सबसे ज्यादा सर की 19 वाले में डी क्यों नहीं हो सकता? देखो ये गवर्नमेंट है ना, कभी भी जनरल लेवल के डी प्राइस डी को एक्सेप्ट नहीं। लास्ट वाला डी, ये एवरेज सिटीजन वाला जी। अच्छा, एवरेज सिटीजन वाला इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि सिर्फ प्राइस लेवल के बढ़ने का इफेक्ट सिटीजन के ऊपर नहीं होता है, मीडियम बंदे के ऊपर भी होता है, सिर्फ गरीब के ऊपर नहीं होता। हर बंदा इफेक्ट होता है उससे। जैसे अगर महंगाई आती है तो कुछ बंदों का फायदा हो जाता है और कुछ का नुकसान हो जाता है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, आप 20 वाला बोल रहे टर्म्स ऑफ ट्रेड वर्सन हो गया और बोले मोस्ट लाइकली रीजन बताओ। तो पहले तो मैं वो रीजन एलिमिनेट कर लेता हूँ जो कि है ही नहीं। अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड इंप्रूव हुआ होगा तो इसका मतलब क्या है? पहले मैं ये वाला कर लेता हूँ। अगर राइज इन प्राइस ऑफ एक्सपोर्टेड गुड होगा, एक्सपोर्टेड गुड होगा, अगर एक्सपोर्टेड गुड की प्राइस बढ़ेगी तो टर्म्स ऑफ ट्रेड इंप्रूव होगा। सही है, तो ये वाला आंसर तो गलत हो गया। सही है, टीओटी इंप्रूव हो जाएगा। ये बोल रहा है वर्सन किस वजह से हुआ है, तो ये तो गलत हो गया। अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड इंप्रूव हुआ है तो उसकी वजह से टीओटी क्या होगा भाई? उसकी वजह से टीओटी क्या हो जाएगा? उसकी वजह से टीओटी वर्सन ही होगा। ये हो सकता है, डी हो सकता है, अभी तक ये लग रहा है हमें। ठीक है, और अब पढ़ते हैं बी वाला, अ रिडक्शन इन इम्पोर्ट टैरिफ। अगर इम्पोर्ट की प्राइस कम हो जाएगी तो आपका टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या हो जाएगा? इंप्रूव हो जाएगा, तो आंसर बी भी हो सकता है। डेप्रिसिएशन से एक्सपोर्टेड गुड जो है ना वो सस्ता हो जाएगा।
एक्सपोर्टेड गुड सस्ता होगा तो एक्सपोर्टेड की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, सही है। तो अब ये बोले सबसे ज्यादा मोस्ट लाइकली इफेक्ट किसके ऊपर आएगा, डेप्रिसिएशन की वजह से आएगा। उसकी वजह क्या है, याद है हम लोग डेप्रिसिएशन से इलास्टिक इन इलास्टिक में निकल जाते थे, मार्शल लर्नर। तो बी और सी भी सही है, लेकिन उसने मोस्ट लाइकली वाला पूछा है, ठीक है। अच्छा, अब है ना मुझे 21, 22, 23 तीनों करके दो फटाफट, मैं वेट कर रहा हूँ जब तक अजान हो रही है। अच्छा, अब भाई ये बोल रहा है अ कंट्री रिप्लेसेस अ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम विद अ मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। पहले तो याद करो, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट वो होता था जहाँ पे डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस जो है ना वो क्या करती थी, वो एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करती थी, ठीक है। एक तो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट होता था, और एक दूसरा होता था मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस भी होती थी और गवर्नमेंट भी होता था, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है कि अगर फ्लोटिंग से मैनेज फ्लोटिंग पे हम लोग चले जाएंगे तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। मैं नीचे से पढ़ना शुरू करता हूँ। द वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी वुड बी डिटरमाइंड बाय द वैल्यू ऑफ द यूएस डॉलर। नहीं, अब वैल्यू डिमांड सप्लाई की डॉलर डिटरमाइन नहीं करेगी, तो 21 का डी गलत। द वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी वुड बी डिटरमाइंड बाय इट्स मेजर ट्रेडिंग पार्टनर। ट्रेडिंग पार्टनर मेरी वैल्यू थोड़ी डिसाइड करेगा, ठीक है। इट्स सेंट्रल बैंक वुड नीड टू होल्ड फ्यूअर फॉरेन करेंसी रिजर्व्स। फ्यू हो या ज़्यादा हो, इसका हमें अंदाज़ा नहीं है। तो अभी तक मुझे लगता है आंसर ए या बी में से कोई होगा, लेकिन मैं ए भी सर अगर फिक्स्ड होगा तो हमें रिजर्व रखने की कोई नीड नहीं होगी, राइट? बिल्कुल। इट्स सेंट्रल बैंक वुड हैव टू इंटरवीन मोर फ्रीक्वेंटली इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। याद करो, वो इंटरवीन करता था, गोल्ड को खरीदता था और गोल्ड को सेल करता था। तो 21 का तो सिंपली आंसर ए है। अगर किसी को ये इंटरवेंशन वाली कहानी याद भी होती ना, तो वो डायरेक्ट इस ऑप्शन को पढ़ते साथ पहले ए ही मार्क करता, ठीक है। सर बी क्यों नहीं? बी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वरीशा ने इसका जवाब दे दिया कि जब एक्सचेंज रेट फिक्स होता है तो वो कभी भी अपने पास रिजर्व वगैरह रखती नहीं है। सर लेकिन क्वेश्चन में तो फ्लोटिंग और मैनेज फ्लोटिंग है ना। हाँ, तो फ्लोटिंग से मैनेज पे चला गया ना, वो मैनेज पे तो जाता है तो वो इंटरवेंशन करती है गवर्नमेंट आके, ठीक है। अच्छा, तो मतलब मैनेज मिक्सचर था ना दोनों का, फिक्स्ड और बिल्कुल, बैंड वाला, फ्लोटिंग का, इसलिए। अपर बैंड और लोअर बैंड वाला, ठीक है। हाँ, तो क्योंकि फिक्स में रिजर्व्स नहीं होते इसलिए मैनेज फ्लोटिंग में भी नहीं होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सही है, ठीक है। व्हाट विल बी द इमीडिएट